आप सभी का अपने चैनल ज्योग्राफी बाई पवन सर में स्वागत है। और अपनी जैसा कि सुचारू रूप से क्लासेस चल रही है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की। आज ज्योग्राफी का 7th क्लास का 5 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है जल। तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे और क्लासें कंप्लीट लिया करो जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और यह है कि सुचारू रूप से क्लासें लिया करो जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। कोई बिंदु में कोई डाउट है तो अभी निकल के समाप्त हो जाए। तो आज का चैप्टर है जल। तो आज हम बात करने वाले हैं जल के बारे में। देखो, जैसा कि आपको पता है जल के बारे में आप सभी जानते भी हैं। जल ही जीवन है, जैसा नारा भी है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और अपने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का प्रमुख घटक के रूप में, एक अनिवार्य अंग के रूप में है जलमंडल। और उसी का चैप्टर है जल से संबंधित आज हम बात करेंगे। तो जल के बारे में, जल के गुणधर्म के बारे में पहले अपन जांच लेते हैं। जल के गुणधर्म ठोस, द्रव, गैस के बारे में 3 रूपों में जल का आवरण होता है। जल हमारा ठोस, द्रव और गैस के रूप में मिलता है। तो जल के जो गुणधर्म है वो 3 है, ठोस, द्रव और गैस। तो जल के बारे में, जल हमारे पास तीनों रूप में प्राप्त होता है। जल हमें ठोस रूप में भी मिलता है, जिस ठोस रूप में उदाहरण के रूप में बर्फ के रूप में मिलता है, द्रव के रूप में जल के रूप में मिलता है और जलवाष्प के रूप में गैस के रूप में भी मिलता है। तो ये तीनों जल के गुणधर्म है। तो जल स्थलमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है और जल अपने जलाशय, नदी, समुद्र, इन सभी चीजों में जल का आवरण पाया जाता है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आज हम जल के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है जल स्थलमंडल पर बर्फ के रूप में भी मिलता है, गैस के रूप में मिलता है, जलवाष्प के रूप में मिलता है। देखो, जो जल है ये अपना स्थलमंडल है। स्थलमंडल पर जलाशय के रूप में, समुद्रों के रूप में जो जल होता है वो सूर्य के ताप के कारण अपनी पृथ्वी पर प्रकाश आता रहता है। और प्रकाश के कारण ही जो सूर्य से किरणें निकलती है, सूर्य के ताप के कारण ही जो जल है वो वाष्प के रूप में, वाष्पीकरण की क्रियाविधि द्वारा वाष्पीकृत होता रहता है। तो अपने स्थलमंडल पर जल, जो समुद्रों और महासागरों और जलाशय, नदी, नालों, इन सभी में जो जल उपलब्ध रहता है वो जल सूर्य के ताप के कारण, वाष्पीकरण की क्रियाविधि के कारण वाष्पित होता रहता है। तो सूर्य के ताप की किरणों के कारण जो सूर्य का ताप होता है उसी के कारण जो जल है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो वाष्प के रूप में जल ऊपर की ओर वायुमंडल में गति करता है। जलवाष्प गैस के रूप में, जो गैस के रूप में तो वायुमंडल में ऊपर की ओर गति करने लगेगा और गति करने लगेगा तो ये एक जलवाष्प की बूंदों के रूप में अपने वायुमंडल में, हवा में जमा होता है जलवाष्प के रूप में। सूर्य के ताप के कारण स्थलमंडल से जल का वाष्पीकरण हुआ तो वायुमंडल में जो जल की जो बूंदे हैं जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जमा हुआ और वायुमंडल में जमा होने के कारण, ये विस्तृत रूप में होने के कारण ये बादल का रूप धारण कर लेता है। बादलों का रूप धारण कर लेता है और बादलों का रूप धारण करने के बाद जैसे जैसे जल की सघनता उपलब्ध होने लगती है, जो जलवाष्प है यहाँ तो बूंदों के रूप में उपलब्ध होता है और जब ये बूंदे एक सघन विधि द्वारा इनकी मात्रा सघन होने लगती है तो सघन होने के बाद ये बादलों का रूप धारण कर लेते हैं और बादलों का रूप धारण करने के बाद ये बूंदे बड़े आकार के रूप में बन जाती है और बड़े आकार के रूप में बूंदे बनने के कारण ही, बड़े आकार में बूंद बनने के कारण ही ये वर्षा की बूंदों के रूप में अपनी पृथ्वी पर आने लगती है। वर्षा के रूप में
बादलों से ये अपनी पृथ्वी पर जल की बूंदें गिराती रहती है, जिसे हम वर्षा के रूप में जानते हैं। तो अपना ये जो चक्र है ये सुचारू रूप से पृथ्वी पर चलता रहता है कंटिन्यू। सूर्य की किरणों का आना और स्थलमंडल पर सूर्य की किरणों के कारण ही वाष्प के रूप में जल का ऊपर की ओर उठना और वायुमंडल में मिलना जलवाष्प के रूप में मिलने के बाद ये सघन मात्रा में होने के बाद ये बादलों का रूप धारण कर लेता है। और बादलों का रूप धारण करने के बाद जब इनकी मात्रा सघन हो जाती है तो ये बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होने लगता है। तब ये सीधा पृथ्वी की ओर स्थलमंडल की ओर गति करने लगता है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे की ओर गिरने लगता है और यही वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये जो चक्र है स्थलमंडल से वायुमंडल से बादलों के रूप से और फिर वापिस वर्षा के आधार पर अपने जलवाष्प के रूप में ये बूंदों के रूप में इकट्ठा करके और स्थलमंडल पर उपलब्ध होना। तो ये क्रिया जो चक्र है वो चलता रहता है जल चक्र का। जल चक्र अपनी पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के द्वारा ये प्रक्रिया सुचारू रूप से हमेशा के लिए चलती रहती है। और जैसा कि आपको पता है जो जल है अपनी पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल का आवरण है। 3/4 जो अपनी पृथ्वी है स्थलमंडल है उस स्थलमंडल पर 3/4 मतलब 3 हिस्सा जल का है और 1 हिस्सा स्थलमंडल का है। तो अपनी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल की मात्रा पाई जाती है 3/4 जल होने के कारण अपने पृथ्वी पर जल की कभी कमी नहीं होती। लेकिन 1% एक जो हमेशा बातें निकल के आती है कि हमारे पीने के पानी के रूप में जल की कमी होती है, क्योंकि ये जो जल है लवणता के रूप में महासागरों में उपलब्ध है। जो अपने महासागर है, जो महासागरों में जल मिलता है वो जल एक लवणता के रूप में होता है, क्योंकि उनका उस जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें लवणता की अधिकता पाई जाती है और लवणता की अधिकता पाए जाने के कारण वो जल पीने योग्य नहीं होता। तो अपनी पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल का आवरण पाया जाता है और 3/4 जल का आवरण पाए जाने पर फिर भी पृथ्वी पर यह बोला जाता है कि जल की कमी है, पीने के पानी के रूप में कमी पाई जाती है, क्योंकि जो ये जल है 3/4 भाग उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड के रूप में उपलब्ध होता है, क्योंकि महासागरों में लवणता की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण जो अपने सागर है उनमें लवणता की अधिकता होती है और मृत सागर में जो इजराइल में मृत सागर है उसमें 340 ग्राम मतलब एक आंकड़ा लगाया गया है कि हजार जो लीटर है हजार जो मिलीलीटर है 1000 मिलीलीटर में 340 मिलीलीटर लवण पाया जाता है। कि अपन 1 लीटर जो जल लेंगे उसमें अगर महासागरों में लवणता की मात्रा ज्ञात करेंगे तो उसमें लगभग औसतन तो 35वां हिस्सा माना गया है। इजराइल में जो मृत सागर है उसके बारे में 340 मिलीलीटर बताया गया है मृत सागर के रूप में। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जल की मात्रा है वो औसतन महासागरों में 35वां हिस्सा मतलब 350 मिलीलीटर आ जा 1 लीटर पर 350 मिलीलीटर के औसतन जल लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो ये जल चक्र के रूप में कंटिन्यू अपनी सुचारू रूप से पृथ्वी पर चलता रहता है। और जल है जो अपनी पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल फैला हुआ है और ये जल सूर्य के ताप के कारण ये प्रक्रिया सुचारू रूप से स्थलमंडल पर कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं जलमंडल जल का जो वितरण है उसके बारे में। जल का वितरण
जो एक सामान्य जानकारी थी जल के बारे में, जो जल चक्र के बारे में, वो आपको बता दी गई है। 3/4 भाग में जल पाया जाता है, लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं जल के वितरण के बारे में कि जल कहाँ कहाँ मिलता है, कितना कितना प्रतिशत है, किस रूप में उपलब्ध है अपने। तो हम बात करते हैं जल के बारे में। तो महासागरों की बात करते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि महासागरों में ही सर्वाधिक जल है। तो महासागरों की बात करते हैं। जो अपने महासागर है, पांच बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उत्तरीय हिंद महासागर है। इनके 5 महासागरों के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जल की मात्रा के बारे में बात करते हैं। तो महासागरों में 97.3% जल पाया जाता है। 97.3%। जो अपने स्थलमंडल पर जल उपलब्ध है, जो अपनी पृथ्वी के ऊपर जल उपलब्ध है, जो जल की मात्रा है, उस जल की मात्रा में महासागरों की मात्रा के बारे में बात करते हैं। तो महासागरों की मात्रा 97.3% है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक मात्रा किसमें होगी? महासागरों में। क्योंकि 97.3% तो जल महासागरों में ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं बर्फ के रूप में। बर्फ मतलब ग्लेशियर के रूप में जो जल उपलब्ध है, हिमनद के रूप में जो जल उपलब्ध है, जो बर्फ के ग्लेशियर है बड़े बड़े, जो बर्फ के रूप में ठोस जो जल का वितरण ठोस के रूप में उपलब्ध है, जो बर्फ के रूप में, वो है 2.0%। जो बर्फ के रूप में जल का आवरण है, जल की जो उपलब्धता है, जल छत्रक के रूप में जो जल उपलब्ध है, वो 2.0 रूप में उपलब्ध है। अब बात करते हैं जो अपनी भूमि है, स्थलमंडल है, उसमें भी जल पाया जाता है। तो स्थलमंडल पर जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा कितनी है? जो अपने भूमि का जल पाया जाता है उसकी मात्रा 0.68% है। ठीक है। जो स्थलमंडल मतलब भूमि पर जो जल उपलब्ध है, जो भूमि के अंदर जो जल उपलब्ध है, भौम जल भी बोलते हैं जिसको, भूमि जल भी बोलते हैं, भौम जल या भूमि जल जो है, जो 0.68% पाया जाता है। तो सर्वाधिक जल है जो महासागर के रूप में, बर्फ के रूप में 2.0%, भौम जल जो भूमि जल के रूप, उसका जो वितरण है 0.68% है। अब बात करते हैं झीलों का, जो एलवण जल के रूप में स्थलीय समुद्र पर पाया जाता है। एलवण झीलों का जो एलवण है, जो झीलों के रूप में मिलता है, झीलों का एलावण से तात्पर्य है जो जल अपने पीने योग्य है। जिस झीलों में जो अपने जल है, जो बिना लवणता के जो जल प्राप्त होता है, उसकी मात्रा 0.009% है। आप देख लो, जो झील है अपनी स्थलमंडल पर, अपनी पृथ्वी पर जो झील है, उसमें जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा है 0.009%। और जो नमकीन झीलें हैं, लवणता वाली झील, भी इसकी मात्रा भी 0.009% है। महासागरों पर 97.3%, बर्फ के रूप में 2.0, भौम जल और भूमि जल के रूप में 0.68%, और झीलों का एलवणता के रूप में 0.009%, और लवणता वाली झील जिसकी मात्रा भी 0.009% है। तो इनकी दोनों की सेम है। अब जो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी अपने जो जल की मात्रा पाई जाती है,
वायुमंडल से हास्य है, जो अपना जो वायुमंडल है, हवा है, जो अपने वायु का आवरण है स्थलमंडल के पास, तो उसमें जो जलवाष्प के रूप में जल पाया जाता है उसकी मात्रा के बारे में है 0.0019%। जल का वितरण जो वायुमंडल में है 0.0019% है। और अब जो लास्ट बचा है नदियों के बारे में। जो नदियां हैं उनके बारे में, जल की मात्रा के बारे में जो है 0.001%। देखो, जो अपना जल है महासागरों के रूप में 97.3% है, बर्फ के रूप में है जो 2.0 के रूप में प्रतिशत है। जो भौम जल है, जो भूमि के अंदर जो जल है, स्थलमंडल के आंतरिक भागों में जो जल है, जो अपन ट्यूबवेल वगैरह, बोरिंग वगैरह से जो निकालते हैं जल, वो 0.68% है। और जो झीलों में लवणता, मतलब जो पीने योग्य झीलें हैं जिनसे जल की मात्रा होती है 0.009% है। और नमकीन झीलें से जो जिसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, तो वो भी 0.009% है। और वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में, जल की मात्रा है वो 0.0019% है। और नदियों के बारे में, नदियों की मात्रा, जो नदियों में जल की मात्रा है वो 0.001% है। तो ये जल का वो आंकड़े हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो जल के वितरण के बारे में बताए गए हैं। तो आप देख लो, सर्वाधिक जल है महासागरों के रूप में उपलब्ध है। और महासागरों के बाद बात करते हैं तो बर्फ के रूप में, जो ग्लेशियर के रूप में जल उपलब्ध है। और ग्लेशियर के बाद जो भूमि, जो अपने आंतरिक स्थलमंडल है, उसके जो आंतरिक भागों में जल उपलब्ध है, उनके बारे में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं जो अपने प्रमुख झीलें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, प्रमुख झीलें, नदियां, सागर, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, ये अपना एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ठीक है। अब जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है दक्षिणी अफ्रीका, ये जो भूमध्य सागर है अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है, क्योंकि इन दोनों की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। तो जो भूमध्य सागर है वो अफ्रीका के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में, ये भूमध्य सागर है। और ये जो अफ्रीका में, ये आंतरिक रूप से ये जो जगह है, इस जगह को लाल सागर बोला जाता है। लाल सागर। सागर की जगह मैं साई लिख रहा हूं जिससे कि स्पेस कम है और आपको अच्छे समझ में आ जाए। भूमध्य सागर और लाल सागर, लाल सागर है, इनकी दोनों की सीमा है, ये अफ्रीका की सीमाएं लगती है इसके। और ये जो है ये काला सागर। देखो, भूमध्य सागर, लाल सागर, लाल है तो काला भी होगा, तो काला सागर, ये है काला सागर। काला सागर। और ये जो आकृति बन रही है इसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ये आकृति है। देखो, लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, काला सागर हो गया और कैस्पियन सागर हो गया। अब जो बात करते हैं सागरों के बारे में, तो ये भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, इन सागरों के बारे में बात की गई है।
एक कैरिबियन सागर और है। ये जो सागर है, ये जो अंदर गर्त के रूप में धंसा हुआ है, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ये भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और कैरिबियन सागर, ये सागरों के बारे में है, जो प्रमुख प्रमुख सागरों के बारे में बताया गया है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इधर प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है, ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, ये दक्षिणी महासागर है। तो 5 महासागरों के बारे में इनको भी मैं बता ही देता हूं। ये हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये हो गया अटलांटिक महासागर, जिसकी एस की सी आकृति बन रही है, अटलांटिक महासागर। ये एस की आकृति अटलांटिक महासागर की है, जिसमें सर्वाधिक व्यस्तम राजमार्ग भी बोला गया है, समुद्र तक, समुद्र मार्ग के रूप में। इधर भी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो महासागरों के रूप में अगर बात की जाए, अपने स्थल मंडल पे जो अपनी पृथ्वी है उस पे महासागरों के बारे में बात की जाए, तो महासागर जो प्रमुख 5 महासागर है वो तो प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो ये प्रमुख महासागर हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जो सागर है, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, ये प्रमुख सागर के रूप में। अब जो प्रमुख झीलों के बारे में अपन बात करते हैं। झील के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो सबसे लंबी नदी है वो दक्षिणी, जो सबसे लंबी नदी है नील नदी के रूप में, वो नील नदी के रूप में इधर बह रही है, ठीक है। ये नील नदी जो स्थल मंडल पर सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, नील नदी। नील नदी जो अपने स्थल मंडल है उस पर सबसे बड़ी नदी के रूप में नील नदी। जो अफ्रीका में नील नदी के बारे में बताया गया है, एक नाइजर नदी के बारे में बताया गया है, नाइजर। देखो जो रेड में लिखा हुआ है ये तो सागर और महासागरों के बारे में है, और जो ब्लू में लिख रखा है मैंने वो सभी नदियों के बारे में बता रहा हूं मैं प्रमुख। अफ्रीका में एक नील नदी है, एक नाइजर नदी है जो प्रमुख नदियों के रूप में जाना जाता है, एक कांगो नदी है, कांगो नदी, कांगो नदी। और जो एक नदी है ऑरेंज नदी, उसके बारे में भी अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। जो अफ्रीका में है एक नील नदी है, एक नाइजर नदी है। अफ्रीका में एक नील नदी है, एक नाइजर नदी है, एक कांगो नदी है, एक ऑरेंज नदी है, ठीक है। तो अफ्रीका में 4 नदियां हो गई। जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं बस। नाइजर, नील नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी। नील नदी
विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी, अमेजन नदी। तो नील नदी अफ्रीका में और अमेजन दक्षिणी अमेरिका में। तो ये नील नदी के बारे में है। और यहाँ आपने विश्व के बारे में बात कर रहे तो भारत के बारे में बात कर लें। इधर सिंधु जा रही है, इधर ब्रह्मपुत्र जा रही है, सिंधु जा रही है, ब्रह्मपुत्र, गंगा जा रही है। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मपुत्र और गंगा। और इधर जो नदी है चीन की नदी हांगी, एक नदी है हांगी नदी, हांगी नदी। ठीक है, अफ्रीका में नील, नाइजर, कागो, ऑरेंज, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन। तो ये प्रमुख नदियों के बारे में बता रहा हूं। और जो एक नदी है मिसिसिपी नदी, वो इधर है उत्तरी अमेरिका में। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। ये प्रमुख नदियां जो अपने एनसीईआरटी में 7th क्लास के 5 चैप्टर में दी गई है। जो ब्लू कलर में है वो नदियां को इंगित कर रही है, और जो रेड कलर में है महासागर और सागरों को इंगित कर रहा है। अब बचे हैं सिर्फ झीलें। जो प्रमुख झीलें हैं उन्हीं के बारे में अपन अब आगे चर्चा करेंगे। जो झील है उनके बारे में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। एक नदी रह गई थी डर्लिंग नदी, जो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ये जो नदी है डर्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया की डर्लिंग नदी। ये जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियों के रूप में है। अब जो ये जो रेड कलर की दिख रही है, ब्लैक कलर की, ये विक्टोरिया झील है। अफ्रीका में है। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील है। और ये 3 झीलें हैं, इन्हीं के बारे में जो उत्तरी अमेरिका में है, उन्हीं विनिपेग, सुपीरियर और होरिन। ये झील हो गई विनिपेग, दूसरी हो गई सुपीरियर, जो तीसरी हो गई होरिन। ये जो प्रमुख झीलें हैं उन्हीं के बारे में बताया। जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में है, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरिन, ये जो झीलें हैं ये उत्तरी अमेरिका में। तो ये प्रमुख जो झीलें हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो हमने ये जल के बारे में, जो विश्व में प्रमुख झीलें, नदियां और महासागर, सागर के बारे में वो अपने मानचित्र में दर्शा के अच्छे से पढ़ लिया है। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर में आगे है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण जो जल है, वो जल अब नारा चलता है जल ही जीवन है। तो जल एक जीवन, मनुष्य के जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट घटक के रूप में भी है। क्योंकि जल के बिना आप न तो पेड़ पौधे हो सकते हैं, वनस्पति, जीव जंतु, किन्हीं का भी विकास नहीं होगा। इन्हीं के ऊपर आधारित है। जल के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए जो अपने शासन पत्ती है उसमें नारा दिया गया है जल ही जीवन है। जो आगे बिंदु है वो है महासागरीय परिसंचरण।
महासागरीय परिसंचरण। इसके बारे में आप बात करते हैं। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय समुद्र संबंधित है महासागर। महासागर में जो जो गतिविधियां, जो जो प्रक्रियाएं होती है, जो जो क्रियाविधि होती है, वो सभी महासागर में उन्हीं के बारे में बताया गया है परिसंचरण। एक झील देखी होगी आपने, एक जोड़ देखे होंगे जो तालाब वगैरह, पोखर जिसको बोलते हैं, और एक महासागर या सागर देखे होंगे। तो सागर है, महासागर, इनमें लहरों के रूप में इनका जल है एक तरंग के रूप में, एक लेयर के रूप में आगे और आगे की ओर गतिमान होता है। इसमें तरंगे उठती रहती है, लहर सी बनी हुई होती है जो सागर है और महासागर है इनमें। और जो झील होती है, तालाब होते हैं, जो छोटे जलाशय होते हैं, उनमें ठहराव होता है पानी का, और शांत पानी का ठहराव होने के कारण वहां का जल भी शांत रहता है। और सागर और महासागर है, उनमें जो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक स्थल मंडल में जो क्रियाविधि होती रहती है, उनके कारण, ज्वार भाटा के कारण, तरंगों के कारण, हवा के कारण, इनकी जो लेयर है, इनकी जो जल की जो तरंगों के रूप में इनकी एक लेयर सी बनी होती है, और ये गतिमान होती है इनकी जो तरंगे है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। जो महासागरीय परिसंचरण मतलब जल के बारे में किन किन चीजों से इसकी प्रक्रिया पर असर पड़ता है। तो महासागरीय परिसंचरण में अपन एक पढ़ेंगे पवन, पवने। दूसरा है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, पवने, ज्वार भाटा, ये जो प्रमुख है जो महासागर की है, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जो महासागरीय परिसंचरण में है। तीसरा है धाराएं। जो पहला बिंदु है अपना पवन, पवने, पवने से आशय है जो अपने वायुमंडल में जो हवा का तीव्र वेग होता है, हवा का जो तीव्र वेग होता है, उन्हीं के कारण हवा का जो तीव्र वेग होता है वही पवने कहलाती है। और पवने महासागर में प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। तरंगों के बारे में, जो पवने हैं वो तरंगों के रूप में ही है। जो पवने हैं, हवा है, उन्हीं के बारे में बताया गया है आपको। जब समुद्री सतह पर पवने 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 या तरंगे, देखो जो पवने हैं, जो तरंगे है, महासागर में जो सतह है, महासागर की सतह ऊपरी सतह पर जब पवने हवाएं बहती है, तो हवाएं बहने के कारण जो समुद्र में लहरें उठती है, समुद्र में लहरें उठती है, वही तरंगे कहलाती है। इसमें परिभाषा दी गई है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, और जितनी तेज पवन चलेगी उतनी तरंगे अधिक उत्पन्न होगी। तो पवनों के बारे में बताया गया है कि समुद्र तट पर, जो समुद्र के अंदर जो जल की ऊपरी परत है, वहां पर जैसे हवा का वेग बढ़ता है, उसी प्रकार तरंगों की मात्रा भी बढ़ती जाती है और तीव्रता भी बढ़ती जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ऊपर उठता हुआ नीचे गिरता हुआ, ये सभी लहरों से संबंधित है, ये तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज हवा चलने के कारण, देखो पवने तरंगे होती है छोटी, जो तरंगों से आशय है वो छोटापन से आशय, समुद्र है, महासागर है, उस पर अगर वायु बढ़ती है, वायु का तीव्र वेग होता है, तो समुद्री लहरें हैं वो भी अपनी तेज गति से, रफ्तार से उठती है, और जब इसमें उठाव पैदा होता है
जैसे सुनामी का रूप धारण कर लेता है, जब अत्यधिक वेग से वायु का चलना बहना स्टार्ट होता है तो अपने अंदर से समुद्र की जो लहरें हैं उनको उठाती है ऊपर की ओर, और ऊपर की उठाने की वजह से और इनकी मात्रा स्पीड होती है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास पर आवर हो जाती है, जिससे कि ये भीषण सुनामी का रूप धारण कर लेती है। और अत्यधिक जो महासागरीय तट है उनको प्रभावित करती है, वहां पे एक बाढ़ का रूप धारण कर लेती है या फिर वहां पे लहरों के रूप में वहां कटाव पैदा कर देती है। तो महासागरीय तरंगे जब इनका अत्यधिक वेग हो जाता है और अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो ये सुनामी का रूप धारण कर लेते हैं। ये तरंगे हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। और सुनामी के बारे में आपने एक फैक्ट भी दिया गया है, जो लगभग 150 मीटर तक सुनामी मापी गई थी, जिसकी जो रफ्तार थी 700 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर कितनी तेज रफ्तार से आई होगी। 2004 के सुनामी रफ्तार के कारण जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर जो इंडिया है, इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 2004 में सुनामी के कारण बह गया था, क्योंकि जल का सुनामी के कारण जल का जो उठाव है वो तीव्र गति से हुआ। वो तीव्र गति से होने के कारण वहां पे जल का आवरण फैलाव हो गया, और उसी के कारण 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट जो अपन बोलते हैं, वो जो बिंदु है द्वीप समूह के रूप में, वो डूब गया था। अब बात करते हैं अपन, और सुनामी का जो विशाल रूप है वो अपन ने उसमें भी देखा था। जापान में जब सुनामी आई थी तो इसका वेग बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा में क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। ज्वार भाटा के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। एक तो सूर्य का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं। एक बिंदु तो ज्वार भाटा के कारण है, एक तो सूर्य का आकर्षण और दूसरा चंद्रमा का आकर्षण, और तीसरा है जो अपनी पृथ्वी है उसकी जो अपकेंद्रीय गति है उसका कारण, पृथ्वी की अपकेंद्रीय गति। पृथ्वी की अपकेंद्रीय गति। तो ज्वार भाटा के 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण ज्वार भाटा होता है। एक तो सूर्य का आकर्षण बल, एक चंद्रमा का आकर्षण बल, एक पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसी के कारण जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। मेरे ज्वार से मतलब क्या है, इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। ज्वार से तो तात्पर्य है उठाव, और भाटा से तात्पर्य है निचला स्तर। निचला स्तर या पीछे की ओर, या नीचापन। देखो ज्वार और भाटा 2 वर्ड यूज किए गए इसमें। ज्वार भाटा में ज्वार से हास्य है, ज्वार भाटा का कारण भी है, 3 स्थिति है जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय गति। जो ज्वार है उठाव, मतलब जो अपने समुद्र का तालाब का जो तट होता है, समुद्र के जो पास तट होता है, वहां पे जो जल है वो जल का लहरों के रूप में तट के ऊपर वेग से प्रहार करना। जो जल का वेग से रूप में जो ऊपर की ओर जल आने लगता है। देखो
मान ले ये महासागर का तट है और ये महासागर है। ये स्थलमंडल का महासागर का तट है और यहाँ पे जल भरा हुआ है। जब जल का इस तट के ऊपर प्रहार करती है, जब महासागरीय लहरें ये तरंगे इसके ऊपर प्रहार करती है, जब ऊपर की ओर जल का खिंचाव पैदा होता है, उसको तो ऊपर की ओर चढ़ना या ऊपर की ओर जल का चढ़ना, खिसकना, ये सभी ज्वार के अंतर्गत आते हैं। ज्वार का अर्थ होता है कि जल का ऊपर की ओर उठाव होना, और उठाव होने से मतलब है जो तट है उसके तट के जो सबसे पास होता है, तट के पास इसका जल आवरण फैल जाता है, तो तट के पास आने की स्थिति ज्वार कहलाती है, और तट से दूर हटने की जल की स्थिति जब ये जल पीछे की ओर खिसकता है, उठने की स्थिति तो ज्वार, उठने की स्थिति ज्वार, और पीछे की ओर खिसकने की स्थिति भाटा। जो ज्वार भाटा है उन्हीं के कारण ज्वार भाटा, ऊपर की ओर जल का चढ़ना ज्वार और जल का नीचे की ओर खिसकना भाटा, तो ज्वार भाटा इनसे संबंधित है। ज्वार भाटा 3 स्थितियों के कारण अत्यधिक होता है, और सर्वाधिक जो है ज्वार भाटा एक दैनिक प्रक्रिया है कि अपने दिन में लगभग एक बार ज्वार भाटा आता रहता है प्रतिदिन, और लगभग एक दिन का जो ज्वार भाटा है वो 52 मिनट लेट होता है, क्योंकि एक ज्वार 26 मिनट लेट होता है, क्योंकि वो अब जो पृथ्वी है उसका झुकाव के कारण। देखो जो ज्वार भाटा है सर्वाधिक कब आता है? सर्वाधिक ज्वार भाटा कब आता है? जो तीव्र ज्वार भाटा है, मतलब जिसका वेग अत्यधिक होता है, जिसका उठाव अत्यधिक होता है, वो सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हैं पूर्णिमा या अमावस्या को। पूर्णिमा या अमावस्या, ये 2 स्थिति ऐसी है इस दिन ज्वार भाटा सर्वाधिक आते हैं, और सर्वाधिक होने के कारण जल सर्वाधिक ऊपर की ओर चढ़ता है और सर्वाधिक नीचे की ओर भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा सर्वाधिक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। वो भी पूर्णिमा अमावस्या के दिन क्यों आता है? क्योंकि जो पृथ्वी है, चंद्रमा और सूर्य तीनों अपनी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तीनों का जब एक डायरेक्शन में होता है तो तीनों का जो बल लगता है, उन्हीं के बल के कारण ही जो आकर्षण बल का लगता है, बल के कारण ही जल का ऊपर की ओर उठाव पैदा होता है, और इसी कारण पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा अत्यधिक आता है। तो ज्वार भाटा आने के कारण 3 स्थिति है: सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी की अपकेंद्र गति। ज्वार उठाव सर्वाधिक, भाटा निचला स्तर पीछे की ओर। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा के बारे में इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे जब आएंगे तो आगे अपन इस फैक्टर में आगे की ओर पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। महासागरीय धाराएं, जो अगला बिंदु है धाराएं, उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो स्थिति क्या बनती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। सूर्य ये अपनी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। एक तो ये स्थिति बनती है जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। एक स्थिति तब बनती है कि पृथ्वी बीच में है और चंद्रमा इस साइड है, उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाले दिन की स्थिति होती है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। ये 2 स्थिति में ज्वार भाटा सर्वाधिक आते हैं।
पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अब अगला बिंदु है अपना धाराएं। धाराओं से हास्य है। धाराएं पौने के रूप में ही होती है। जो धारा है अपने पृथ्वी पर विश्व में पवनों के रूप में ही उपलब्ध होती है। धाराओं से क्या आस्य? देखो ये अपनी से इंगित कर देता हूं। ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। ये विषुवत रेखा गुजरती है और ये मकर रेखा गुजरती है। ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर और कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखो सूर्य है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही होता है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है तो ताप की वृद्धि इन दोनों के मध्य होती है, और इन दोनों के मध्य होती है तो ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री विषुवत रेखा को अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसके भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें अत्यधिक पड़ती है, तो यहाँ पे जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होगा, उष्णकटिबंध, ठीक है, उष्णता की अधिकता होगी। और ये जो ध्रुव क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये शीत क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ की जो धारा है वो गर्म धारा होगी, और शीत ऋतु की धारा ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है। तो आर्कटिक साइड और अंटार्कटिक साइड यहाँ पे जो सूर्य किरणें पड़ती नहीं, तो यहाँ पे शीत की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे मध्य गर्म धाराएं हैं और यहाँ से शीत धारा है। जैसे लैब्राडोर है, लैब्राडोर एक शीत ठंडी धारा है, और यहाँ गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म धारा है। इन्हीं के बारे में बताया गया धाराओं के बारे में कि धाराएं, ये जो ठंडी धारा है वो भूमध्य की साइड है, भूमध्य रेखा की साइड आती है, और जो गर्म धारा है वो शीत ध्रुव क्षेत्रों की ओर आती है। क्योंकि जो प्रकाश की जो तापमान अधिक होगा, यहाँ पे तापमान कम है और यहाँ पे तापमान अधिक है, तो यहाँ पे तापमान अधिक है तो यहाँ की जो धारा है वो शीत की ओर जाएगी, यहाँ की धाराएं शीत की ओर जाएगी, और यहाँ का तापमान कम है तो यहाँ पे जो ठंडी धारा है वो गर्मता की ओर आएगी। तो इस प्रकार ये गल्फ स्ट्रीम धारा है जो गर्म धारा है, और जो शीत धारा है लैब्राडोर धारा है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में, धाराओं के बारे में बताया गया है। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वह मौसम बनता है और फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। जहां ये शीत धाराएं और गर्म धाराएं दोनों मिलती है वहां पे कोहरा की स्थिति आ जाती है, तो गर्म और वहां पे जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो कोहरा होगा, और कोहरा होगा तो वहां पे नौ संचालन के लिए, मतलब नाव के संचालन के लिए नाव का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है।
तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि गर्म धाराएं गल्फ स्ट्रीम और जो शीत धारा है उसे लैब्राडोर बताया गया है। आज का चैप्टर आपका इतना ही है और इसमें लगभग आप मेरे आशा है कि आपको सारा बिंदु वगैरह सब समझ में आए होंगे और मैंने मैप वगैरह से इसलिए आपको दर्शाया है जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए और आप अच्छे से मैप बना के खुद अपने हाथों से मैप बनाए जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए और खुद के बनाए हुए हाथों से अच्छी रिकवरी होती है इन चीजों में, टॉपिकों में। और ज्योग्राफी एक समझने का ही टॉपिक है। कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जिससे कि मैं उसको एक्सप्लेन करके दोबारा से अच्छे से समझा पाऊँ। और ये है कि क्लासेस कंप्लीट लिया करो। कोई भी बिंदु अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जिससे कि आगे आपको उस बिंदु को समझा पाऊँ। और मेरे को आशा है कि आपको सारा बिंदु समझ में आ गए होंगे। तो कल फिर शुरुआत करेंगे अपन अगले चैप्टर की। तो 5वां चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है और कंप्लीट वीडियो देखा करो और नए जो सहपाठी है, दोस्त हैं, उनको शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।